आप सभी लोगों का स्वागत है रेलवे मंथन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस क्लास में हम लोग जनरल साइंस में हम लोग फिजिक्स वाले टॉपिक को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। यह जो आपके 2500 क्वेश्चंस होंगे, ये हमारे रेलवे के एग्जाम आरआरबी ग्रुप डी टेक्नीशियन और एएलपी, साथ ही साथ आरआरबी जेईई में पूछे गए सभी क्वेश्चन हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है यदि 3 सेकंड तक गिरता है और स्मॉल जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो अंतिम वेग कितना होगा? आपसे अंतिम वेग पूछा गया है। तो अगर किसी पिंड को गिराया जा रहा है तो इसका मतलब प्रारंभिक वेग उसका कितना रहा होगा? 0। और समय कितना ले रहा है? स्मॉल टी बराबर कितना ले रहा है? 3 सेकंड। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी बराबर कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है। आपसे अंतिम वेग पूछा जा रहा है। तो अगर कोई पिंड ऊपर से नीचे गिरता है तो उसके लिए फार्मूला हमारा क्या है? हमारे लिए फार्मूला है v बराबर u प्लस ए टी होता है। ठीक है ना। v बराबर क्या होता है? आपका हो जाएगा यहाँ पर v बराबर u प्लस ए टी। v का मान हमको निकालना है, u का मान हमारा 0 हो जाएगा। एक जगह यहाँ पे g हो जाएगा। ठीक, गुरुत्वीय त्वरण है ना, तो यहाँ पे gt हो जाएगा। ठीक है। g का मान हमारा कितना है? 10 और t का मान कितना है? 3। 10 3 30, यानी v बराबर हमारा आ जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है। आगे प्रश्न बढ़ते हैं दूसरा वाले में। कहा गया कि पृथ्वी की परिक्रमा एक वृत्तीय पथ पर नियत गति से करने वाले उपग्रह की गति एक समान वृत्तीय गति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कहने का मतलब है कि अगर हमको एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण देना है तो हम क्या देंगे कि पृथ्वी की परिक्रमा एक वृत्तीय पथ पर, पृथ्वी की जो परिक्रमा है एक वृत्तीय पथ पर नियत गति से करने वाला एक उपग्रह की गति एक समान वृत्तीय गति का क्या एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कहा इस गति का कौन सा गुण इसके त्वरण को शून्य होने से रोकता है? सीधी सी बात है, हमारी पृथ्वी जो है वह वृत्तीय पथ पर नियत गति से क्या कर रही है? परिक्रमा कर रही है। ठीक है ना। यह एक समान वृत्तीय गति का एक उदाहरण है। तो हमको बताना है कि यह जो चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से कौन सा गुण है जो कि इसके त्वरण को शून्य होने से रोक रहा है, मतलब इसका त्वरण शून्य नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो पहला आपके सामने है कि कक्षीय गति के कारण वस्तु का द्रव्यमान निरंतर बदलता रहता है। देखिए, अगर कोई वस्तु अगर किसी कक्षा में गति कर रहा है तो इसके कारण उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है द्रव्यमान बदलता रहा है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। कहा है गति के प्रत्येक बिंदु, गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर निरंतर बदलती है, अर्थात वेग परिवर्तित हो रहा है। अगर वेग परिवर्तित होगा तो हमारा त्वरण शून्य कभी नहीं हो सकता है। यह वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। अगर कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रहा है तो प्रत्येक बिंदु पर उसकी दिशा लगातार क्या होती है? बदलती रहती है, जिसके कारण हम यह कहते हैं वेग क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, यही राइट होगा। ठीक है। अगला वाला जो हमारा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कहा गया कि किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। अच्छा, अगला कहा गया किया गया कार्य केवल धनात्मक हो सकता है। यह गलत है, क्योंकि कार्य जो हमारा होता है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी होता है। ठीक है। कहा गया किया गया कार्य बल तथा विस्थापन पर निर्भर नहीं करता है। यह भी गलत। कार्य हमारा बल और विस्थापन पर निर्भर करता है। किया गया कार्य केवल ऋणात्मक ही हो सकता है। यह भी गलत है। नहीं, ऑप्शन नंबर पहला क्या होगा? सही होगा। यानी जो किया गया कार्य हमारा होगा बल की दिशा के आधार पर ही वह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। अगला प्रश्न है कि आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण प्रस्तुत करता है? एक समान वृत्तीय गति, तो पहला है कि नियत चाल से घूर्णन करती हुई पंखे की ब्लेड, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद। अगर हम किसी गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो जैसे वो हमारे हाथ से छूटती है गेंद ऊपर जाती है, धीरे धीरे उसका वेग घटने लगता है, तो इसका मतलब है एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण नहीं है। अपने मार्ग में त्वरित होती हुई एक कार, बिल्कुल नहीं। अगर उसका वेग बढ़ रहा है, त्वरित मतलब उसका वेग बढ़ रहा है। ठीक है। तो यह भी एक समान नहीं कहलाएगा। अपनी पटरी पर गतिमान एक ट्रेन, कोई ट्रेन है अगर वो अपनी पटरी पर चल रही है तो उसकी गति धीमी है, स्लो भी, तेज भी हो सकती है। परंतु यहाँ पे कहा गया नियत चाल से घूर्णन करते, यानी पंखा की जो ब्लेड है वह नियत चाल से चल रही है, जिसका मतलब उसकी चाल फिक्स है, नियत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा, जो कि यह एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण हो सकता है। ठीक है। अगला है कि क्रिकेट खिलाड़ी तेज गति से आती गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है? अगर कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ता है तो गेंद पकड़ने वाली कैच को करते समय अपने हाथों को पीछे खींचता है,
इसमें क्या होता है, ऐसा वह क्यों करता है? गेंद का संवेग कम करने के लिए? जी बिल्कुल नहीं। गेंद पर कार्यरत बल को बढ़ाने के लिए? बिल्कुल नहीं। संगठन संघट्ट का समय बढ़ाने के लिए, ताकि हाथों पे लगने वाले बल को कम किया जा सके। यही वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला है हमारे सामने कि एक वस्तु को 78.4 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। भूतल तक पहुंचने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमको समय ज्ञात करना है, कोई बात नहीं, आ जाइए। तो हमको दिया है ऊंचाई, ऊंचाई एच बराबर कितना दे रखा है, 78.4 मीटर दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद क्या आ रहा है, भूतल तक पहुंचने में उसके द्वारा लिया गया समय हमको बताना है। और हमको यहाँ पे स्मॉल जी का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। और साथ ही साथ हमको यहाँ पे अगर वस्तु को गिराया जाता है तो इसका मतलब यू का मान हमारा क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। तो आइए गति का समीकरण लगा देते हैं। कौन सा लगाएंगे गति का समीकरण, यहाँ पे हम दूसरा लगा सकते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वस्तु नीचे की तरफ गिर रही है, यहाँ पे हम प्लस का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो एच का मान हमारा कितना है, 78.4 बराबर, यू का मान हमारा 0 है, क्योंकि वस्तु ऊपर से गिराई जा रही है, तो इसका मतलब प्रारंभिक वेग उसका शून्य रहा होगा। तो अगर यू का मान हम 0 रखेंगे तो टी का भी मान हमको 0 प्राप्त होगा, यानी 0 गुणे टी हो जाएगा, प्लस 1/2 गुणे जी का मान कितना है, 9.8 गुणे में टी, टी हमारा कितना है ये हमको ज्ञात करना, तो गुणे टी स्क्वायर रहने दीजिए, ठीक है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, तो देखिए इसका गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको 2 से काट देंगे, इसको 9.8 को, तो आ जाएगा 4.9, कितना आ जाएगा, 4.9 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 78.4 बराबर, 2 से हम 9.8 को काटेंगे तो 2 चौक के 8 हो जाएगा, और 2 9 18, गुणे में क्या चल रहा है, टी स्क्वायर चल रहा है, ठीक है ना। अब हम इसके बाद क्या करने वाले, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 78.4 बटा में 4.9 बराबर में टी स्क्वायर, एक अंक में दशमलव, यहाँ भी दशमलव कट जाएगा, आ जाएगा 784 बटा में कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, बराबर में क्या चल रहा है, टी स्क्वायर। तो हम इसको देख सकते हैं क्या काटा जा सकता है, 7 से कट जाएगा, ठीक है ना। अगर हम 7 से काटे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, या 7 से कट जाएगा, फिर 7 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 16 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। कितनी बार में कट जाएगा, 16, यानी 16 बराबर टी स्क्वायर, यानी टी बराबर हमारा आ जाएगा 4, टी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 4 सेकेंड। भाई देखिए 16 जो 4 का स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, टी बराबर कितना आ जाएगा, 4, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ठीक है ना। अगला सवाल हमारे सामने है 7 में, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है। कहा है कि एक भारी लकड़ी के गुटके को किसी खुरदरे फर्श पर ढकेला जाता है। कोई एक भारी लकड़ी का है गुटका है, उसको एक खुरदरे फर्श पर क्या किया जाता है, ढकेला जाता है। लगाया गया बल धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। अब कंडीशन दे रहा है कि पहले तो ब्लॉक हिलता है नहीं है, पहली कंडीशन, नहीं पहले ब्लॉक क्या है, हिलता नहीं है। फिर एक निश्चित बल पर ब्लॉक फिसलना शुरू कर देता है, यानी थोड़ा सा बल और हम बढ़ाते हैं तो फिसलना शुरू कर देता है। फिर जब ब्लॉक फिसल रहा होता है, जब ब्लॉक फिसल रहा होता है तो वह स्थिर वेग से आगे चलता है। यहाँ पे हमको बताना है कि हमारे 3 चरण हैं, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। कब कब संतुलित बल लगा, कब कब असंतुलित बल लगा। ध्यान से देखिएगा, पहले तो ब्लॉक हिलता नहीं है, अगर ब्लॉक हिल नहीं रहा है तो इसका मतलब उस पे जो लगने वाला बल है वह संतुलित है, क्योंकि जो खुरदरा फर्श है वहाँ से जो उसको मिलने वाला घर्षण बल है और आपके द्वारा जो लगाया गया बल है, दोनों के मान बराबर है, इस वजह से यह हिल नहीं रहा है। तो यहाँ पर आपका पहली कंडीशन हो जाएगा संतुलित, पहली कंडीशन में क्या हो जाएगा, संतुलित। यहाँ पे पहला चरण संतुलित होना चाहिए, तो यहाँ पर यह असंतुलित दिया है, यह भी असंतुलित दिया, दोनों तो कट गए। अब इन्हीं दोनों में से कोई हमारा सही होगा, पहला चरण संतुलित, पहला चरण संतुलित दोनों में है। दूसरा, अब ब्लॉक फिसल रहा है, अगर ब्लॉक फिसल रहा है तो इसका मतलब इस पे असंतुलित बल लग रहा है। असंतुलित बल लगने का मतलब जब तक दोनों बल बराबर लगेगा तब तक तो फिसलेगा नहीं, अगर हमारे द्वारा लगाया गया बल ज़्यादा होगा तब तो उसको फिसल जाएगा। तो दूसरी कंडीशन में असंतुलित बल होगा, तो असंतुलित बल इसमें मिल रहा है, इसमें तो संतुलित है। फिर कह रहा है वह नियत वेग से फिसल रहा है, फिर उसके बाद वह नियत वेग से मतलब संतुलित बल से फिसल रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। इसमें कहने का मतलब या सीधा सीधा ये समझिए कि अगर लकड़ी खिसक रही, 8वें प्रश्न में देखते हैं। 8वां कहा कि यम किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को पृथ्वी की सतह से एच मीटर की ऊंचाई पर रखा गया है। इस पिंड की स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा यू बराबर होता है एम जी एच, कितना होता है, यू बराबर होता है एम जी एच होता है, ठीक है।
अगला वाला हमारे सामने प्रश्न है 9वां। क्या है कि चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है। चंद्रमा पर किसी पिंड का जो भार है वो पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है, क्यों? चंद्रमा का पर वायुमंडल नहीं है, तो वायुमंडल से भार से कोई लेना देना नहीं है। चंद्रमा पर पिंड का द्रव्यमान घट जाता है। द्रव्यमान हर जगह निश्चित होता है, चाहे कहीं पर भी ले जाएं, ये भी गलत है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर है, जी ये भी बात गलत है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कम होता है, यह बात सही है। चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वह पृथ्वी से 6 गुना कम होता है, ठीक है। 10वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण सर्वोत्तम रूप से इसकी व्याख्या करता है कि द्रवों का आयतन निश्चित होता है लेकिन उनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। अब हमको एक प्रेक्षण करना है। प्रेक्षण करके यह बताना है कि हम किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं कि द्रवों का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन उनकी आकृति क्या होती है, निश्चित नहीं होती है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि पूरे पात्र में प्रसारित हो जाती है, अच्छा वायु पूरे पात्र में प्रसारित हो जाती है। हमको यहाँ पे द्रव का परीक्षण करना है लेकिन यहाँ पे हमको वायु से कोई लेना देना नहीं है। एक लोहे के टुकड़ा किसी भी पात्र में अपनी आकृति बनाए रखता है। एक लोहे का टुकड़ा किसी भी पात्र में अपनी आकृति को बनाए रखता है। लोहे के टुकड़े से हमसे क्या लेना देना है, हमको तो द्रव का देखना है। जल अपने पात्र की आकृति को ग्रहण कर लेता है लेकिन इसका आयतन वही बना रहता है। अगला है कि यह एक निष्पीड़ित करने की पर उसकी आकृति बदल जाती है, ठीक है। जबकि यहाँ पर इसका दिया है स्पंज। स्पंज का मतलब सोक्तानुमा जो होता है वह भी यह नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा कि जल अपने पात्र की आकृति को ग्रहण कर लेता है। जिस भी आकृति में हम लोग जल को डालते हैं उस आकृति में उसको ग्रहण कर लेता है, परंतु उसका आयतन बना रहता है। अगर 1 लीटर पानी है उसको अगर हम ग्लास में डालेंगे तो वह ग्लास का आकार रख लेगा, बोतल में डालेंगे तो बोतल का रूप ले लेगा, लेकिन आयतन उसका क्या रहेगा, निश्चित रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा 11वां है कि जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर बढ़ती है, क्योंकि अगर हम बंदूक को चला रहे हैं तो गोली आगे की तरफ बढ़ती है, तो ये हम लोग जानते हैं। ये एग्जाम्पल जो होता है क्रिया प्रतिक्रिया का है। किसका है? क्रिया प्रतिक्रिया। आप देखिए यहाँ पे दिख रहा है जी, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। यह जो न्यूटन का तीसरा नियम है, अगर यह गोली आगे बढ़ रही है तो सीधी सी बात है उसके प्रतिक्रिया में पीछे उतना बल लगाओ जितने बल से वह आगे की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया बंदूक की प्रतिक्षेप प्रक्रिया के रूप में पीछे कार्य करती है। अगला है कि एक कार्य विरामावस्था से चलना शुरू करती है और 5 सेकंड तक समान रूप से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का पर त्वरित होती है, तो कार्य का अंतिम वेग बताना है। तो विरामावस्था में चलना शुरू करती है तो यू का मान 0 हो जाएगा। समय कितना ले रही है, 5 सेकंड का ले रही है। और यहाँ पे देखिए 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब त्वरण का मान दे रखा है कितना, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। तो अंतिम वेग यानी v पूछ रहा है, तो v बराबर होता है u प्लस ए टी। v बराबर u का मान 0, a का मान हमारा 2 है, t का मान 5, 5 दूना 10, हमारा a का मान आ जाएगा 10, ठीक है ना। तो आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, वेग है ना। अगला है कि एक न्यूटन के गति के प्रथम नियम को निम्नलिखित में से का नियम कहा जाता है। न्यूटन का जो पहला नियम होता है उसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। पहला जो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम होता है उसे हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का तो यह तीसरा नियम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप द्रवों के बीच रिक्त स्थानों की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। द्रव्य के बीच द्रव्य के कणों के बीच रिक्त स्थानों की उपस्थिति को प्रदर्शित कौन करता है? तो ठोस को गर्म करना, नहीं बिल्कुल नहीं। द्रव का जमना, बिल्कुल नहीं। चीनी को जल में घोलना, जी बिल्कुल। अगर हम लोग चीनी को जल में घोलते हैं तो चीनी गल जाती है और वह जल के अणुओं में क्या होती है, समाहित हो जाती है। या उसके बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसको वहाँ पर ही अपने जगह क्या करती है, एडजस्ट हो जाती है घुलने के बाद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी वाला सही होगा, ठीक है ना। क्योंकि जो अणुओं के बीच में खाली जगह होती है उसी में यह चीनी जो क्या होती है, समाहित हो जाती है। 15वां है कि जड़त्व और द्रव्यमान के बीच संबंध को दर्शाने के लिए द्रव्यमान और जड़त्व के बीच संबंध को दर्शाने के लिए एक छात्र फुटबॉल को किक मारने की कठिनाई की तुलना समान आकार के पत्थर को किक मारने से करता है। कहने का मतलब यह है कि एक समान आकार जितना जो फुटबॉल होता है वह है, और एक उसी समान आकार का एक पत्थर लेता है, दोनों को वह किक मारता है, मतलब उसको पैरों से मारता है। जब मारता है तो क्या होता है,
कौन सा मूलभूत सिद्धांत पत्थर को किक मारने से जुड़ी अधिक कठिनाई और संभावित चोट को उचित ठहराता है? अगर वह उस पत्थर को पैरों से मारता है, इसमें से कौन सा आपका सिद्धांत होगा जो कि उसकी कठिनाई और उसको चोट लगने की संभावना को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा? पहला, कि पत्थर पर लगाया गया बल उसके परमाणुओं को एक साथ बांधे रखने वाले अभिकेंद्र बल से पार पाने के लिए अपर्याप्त है। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। कहा है कि पत्थर का द्रव्यमान अधिक होता है जिसके परिणाम स्वरूप अधिक जड़त्व होता है, अर्थात वह अपनी विरामक अवस्था को बदलने में अधिक प्रतिरोध करता है। यह तो सबसे सही है। ठीक है। हालांकि पत्थर को सतह पर घर्षण कम, जिसके कारण सारा बल संचारित हो जाता है, यह भी गलत है। पत्थर के गति के नियम के अधीन, जबकि फुटबॉल द्वितीय नियम के द्वारा शासित है, यह भी आपका गलत है। आपका जो यही बी वाला क्या होगा, सही होगा। 16वां है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के बारे में बताया जा रहा है। तो पृथ्वी यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है। अगला आपके सामने दिया हुआ है कि पृथ्वी के केंद्र से दूरी पर निर्भर नहीं करता है। यह एक अकेंद्रीय बल है। पृथ्वी के केंद्र से दूरी कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पर जो भी हमारा गुरुत्वीय बल कहा गया, गुरुत्वीय बल यह बराबर हमारा होता है G m1 m2/r²। यानी यह द्रव्यमान और दूरी दोनों पर निर्भर करता है। जबकि इसमें कह रहा है दूरी पर निर्भर नहीं करता, तो यह गलत। और यहाँ पे कह रहा है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता, तो यह क्या होगा, सही हो जाएगा पहला वाला। ठीक है। अगला है 17वां कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण है? स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण, एक लुढ़कती हुई गेंद, जी बिल्कुल नहीं, यह लुढ़क रही है तो इसमें गति हो रही है। एक बहते हुए नदी, बिल्कुल नहीं। एक चलती हुई ट्रेन, बिल्कुल नहीं। एक मेज पर रखी हुई पुस्तक या किताब। ठीक है। ये किताब अगर मेज पर रखी हुई तो इसका मतलब ये स्थित है, इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है। अगला का निम्नलिखित में से कौन सा गति का समीकरण कण के अंतिम वेग से स्वतंत्र है? इसमें हमको बताना है कि कौन सा गति का ऐसा समीकरण है जिसमें अंतिम वेग नहीं, यानी v का जरूरत हमको नहीं पड़ती है। तो पहले में देखिए v की जरूरत पड़ रही है, v बराबर u प्लस ए टी, यह नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ देखिए v यहाँ भी पड़ गया, यह तो गलत समीकरण ही है। ठीक है। यानी बी वाला हमारा क्या होगा, सही। बी वाले में हमको देखिए s मिल गया दूरी, u प्रारंभिक वेग t समय, और यहाँ पर एक त्वरण मिल गया t समय। अंतिम वेग की जरूरत इसमें नहीं पड़ती, इसलिए बी वाला क्या होगा, सही होगा। अगला है कि क्या होता है कि जब एक पेंडुलम बाम अपनी औसत स्थिति से चरम स्थिति तक झूलता है, तो अगर कोई पेंडुलम है वह अपनी औसत स्थिति से चरम स्थिति, यानी अधिक ऊंचाई जो उसकी लिमिट है ऊंचाई तक पहुंचने की, अगर वहां तक झूलता है तब क्या होता है, कुल ऊर्जाएं घटती हैं, बिल्कुल नहीं। अगला है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों बढ़ती हैं, बिल्कुल नहीं। अगर एक बढ़ेगी तो एक घटेगी, यह ध्यान रखिएगा। अगला है कि हमारा कि स्थितिज ऊर्जा घटती है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, घटती है। और गतिज ऊर्जा बढ़ती है, बिल्कुल नहीं। अगला का है स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। ठीक है। तो यह अलावा सही होगा। अगर कोई पेंडुलम जो अपनी औसत स्थिति के चरम स्थिति जब पहुंचती है तो उस समय क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा क्या होती है, घटती है। ठीक है ना। इसका मतलब यह है जैसे जैसे ऊपर जाता है स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अगर स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है ना। अगला देखते हैं 20वां वाला। कहा है कि कम द्रव्यमान और उच्च वेग वाली गोली समान चाल से, कहा है कि कम द्रव्यमान और उच्च वेग वाली गोली समान चाल से फेंके गए भारी पत्थर की तुलना में लक्ष्य को अधिक गहराई तक भेद सकती है, क्योंकि कहा है कि कम द्रव्यमान और उच्च वेग, यानी द्रव्यमान कम रखा जाए और उसका वेग क्या रखा जाए, उच्च मतलब अधिक रखा जाए गोली, और समान चाल से फेंके गए भारी पत्थर। अब उसी चाल से अगर हम किसी पत्थर को फेंक रहे हैं और उसी चाल से हम लोग गोली को फेंक रहे हैं, ठीक है ना, तो कहा जा रहा है कि तुलना में लक्ष्य गहराई तक भेज सकती है, क्योंकि अगर गोली देखिए क्या है कि उसका द्रव्यमान कम है और उच्च वेग मतलब उसकी गति जो है तेज है, और कहा उसी समान चाल से, जिस चाल से गोली को फेंका गया उसी चाल से अगर फेंके गए भारी पत्थर है, तो दोनों की अगर हम तुलना करें तो लक्ष्य को अधिक गहराई तक कौन भेज सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गोली जो होगा उसका वेग अधिक होगा, इसलिए यह ज़्यादा संवेग प्राप्त करेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका जड़ तो कम होता है
क्योंकि जड़ तो मतलब ठहराव, पत्थर भारी होगा तो इसमें जड़ तो ज़्यादा होगा और इसमें द्रव्यमान कम है, इसका जो भेद सकने की जो क्षमता है गोली की ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसका जड़ तो क्या होता है, कम होता है। पत्थर का जड़ तो ज़्यादा होगा क्योंकि पत्थर का द्रव्यमान ज़्यादा है। ठीक है, ये एक कारण हो सकता है। अगला है कि 11वां आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में डूबा होता है तो उसका अनुभव होता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में डूबा होता है, अगर अब तरल पदार्थ में डूबा होता है तब क्या होता है, कहा पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर ऊपर की ओर बल, पिंड के भार के बराबर ऊपर की ओर बल, ठीक है ना। पिंड के द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर नीचे की ओर बल। अगला है कि इसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, यह गलत है। अगर देखिए कोई वस्तु अगर किसी द्रव से भरी हुई इसमें तरल में अगर डूब रही है, ठीक है ना, तो इसका मतलब यह होता है कि उसके द्वारा जो द्रव के द्वारा जो विस्थापित यह जो हमारी वस्तु है, अगर हम इसके भरी हुई है, इसमें हम लोग कोई भी वस्तु को डाल रहे हैं तो यहाँ से जितना वह द्रव बाहर निकालेगी या विस्थापित करेगी उसी के बराबर इस पे बल लगेगा, ठीक है ना। उसी के भार के बराबर बल कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर लगता है। तो ये वाला कथन हमारा क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, पहला वाला। अगला वाला है हमारा 22वां का एक एक व्यक्ति एक विशाल स्थिर वस्तु जैसे एक खड़ी ट्रक को बलयफ से धक्का देता है। वस्तु यफ बल से प्रतिकर्षित करती है। यदि प्रतिक्रिया बल समान और विपरीत हो, जैसा कि तृतीय नियम द्वारा सुझाया गया है, तो वस्तु त्वरित क्यों नहीं होती। तो हमको बताना है कि वस्तु में त्वरण क्यों नहीं होता है। कोई एक विशाल ट्रक है, वह स्थिर है, ध्यान रखिएगा क्या है, स्थिर है। अब इस पे कोई व्यक्ति यफ बल से धक्का देता है। अगर यह धक्का देगा तो सीधी सी बात है प्रतिक्रिया स्वरूप जो है हमारा वस्तु द्वारा भी इस पर एक बल लगेगा जिसे प्रतिक्रिया बल या प्रतिकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो यदि प्रतिक्रिया बल समान और विपरीत है, यानी जितना बल हम लगा रहे हैं उतने बल उस वस्तु की तरफ से लग रहा है, ठीक है, जैसा कि द्वितीय नियम में बताया गया है। तो बताने की वस्तु त्वरित क्यों नहीं रहती है, वस्तु चल क्यों नहीं रही है। ठीक है, आइए विकल्पों पर ध्यान देते हैं कि वस्तु में त्वरण क्यों नहीं हो रहा है, वस्तु आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। कि जब तो पहला कि वस्तु पर लगने वाला वस्तु पे लगने वाला शुद्ध बल शून्य है, क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया बल रद्द हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कभी भी क्रिया प्रतिक्रिया बल रद्द नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये दोनों अलग अलग कंडीशन है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं, ठीक है ना, दोनों अलग अलग हैं, इसको इसलिए ध्यान रखिएगा ये दोनों कभी रद्द नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इनका परिणाम भी भले शून्य हो सकता है लेकिन यह जो है रद्द नहीं करते हैं। अगला है कि बल F का परिमाण वस्तु के अंतर्निहित स्थितिज ऊर्जा से पार पाने के लिए अपर्याप्त है, यह भी नहीं हो सकता है। यह दोनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। ये बल तत्क्षण कार्य करते हैं और समय में परिवर्तन को रोकते हैं, नहीं। काय क्रिया और प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, सही बात है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल देखिए अलग अलग वस्तुओं पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं, लेकिन स्थिर वस्तु पर स्थैतिक घर्षण बल जो हमारा होता है, स्थैतिक घर्षण बल जो हमारा होता है एफ को क्या करता है, संतुलित करता है। जैसे कि हम इस पे बल एफ लगा रहे हैं, इसको कौन संतुलित कर रहा है, इसको विपरीत में कौन लगा रहा है, स्थैतिक घर्षण बल लगा रहा है, क्योंकि वस्तु क्या है, स्थिर है। तो ये स्थैतिक घर्षण बल क्या कर रहा है, उसके आप मान लीजिए कि प्रतिक्रिया बल लगा रहा है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या होगा, सही होगा। इसी कारण से जो हमारा वस्तु क्या त्वरित नहीं हो पा रही है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जैसे यहाँ पे साफ साफ बताया गया क्रिया प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, लेकिन अगर वस्तु स्थिर है तो उस पर कौन सा बल लग रहा है, स्थैतिक घर्षण बल। और यही स्थैतिक घर्षण बल जो होता है ये आपको क्या करता है, संतुलित कर देता है। ठीक है, कि जिस प्रकार से न्यूटन का संबंध भार से है, उसी प्रकार से दाब का संबंध किससे होगा, पास्कल से होगा। ठीक है ना, दाब का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, पास्कल होता है। ठीक है, अगला है हमारे सामने 24वां वाला कि किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक तब कहा जाता है जब, यानी कार्य धनात्मक हमको कब प्राप्त होगा, जब हमारा विस्थापन और लगाए गए बल के बीच का कोण जो होगा वह 0 से 90 के बीच में होगा। ठीक है ना, 0 से 90 के क्या होगा, बीच में होगा, तभी हमारे द्वारा जो किया गया कार्य होगा आपको क्या मिलेगा, धनात्मक। कहा है कि बल एवं
बल का एक अवयव विस्थापन की दिशा में होता है। यानी बल का एक अवयव यानी बल और विस्थापन की दिशा में होता है, तो यह बात सही है। अगर बल और विस्थापन के बीच 90 अंश का कोण बनेगा, तो वहाँ पे हमको कार्य शून्य प्राप्त हो जाता है, ये जीरो हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, कहा है कि बल पिंड की गति का विरोध करता है, यह भी गलत। पिंड का विस्थापन शून्य होता है, गलत, जो कि पहला वाला क्या होगा, सही होगा। ठीक है, 25वां है कि किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है ना, प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की सबसे छोटी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहा जाता है। ठीक है, यह थे आपके 25 क्वेश्चंस। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यह हमारा सेट नंबर 1 था। कैसा लगा आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद हम लोग सेट नंबर 2 करने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं।